So, my dear students, this is lectures second of the series. चैप्टर सॉल्यूशंस का लेक्चर सेकेंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने इन डिटेल आपको समझाया था कि सॉल्यूशन क्या चीज है, किस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे, और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए। सॉल्यूट क्या चीज है, सॉल्वेंट क्या चीज है। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन। देखिए, जब सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं ये हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करते हैं, उनको डिस्प्लेस करने के बाद उनका रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी उनकी जगह लेते हैं। यानी जो ओरिजिनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने जगह ली थी उस जगह को कौन ऑक्यूपाई करता है, दैट इज सॉल्यूट पार्टिकल जगह उस जगह को ऑक्यूपाई करता है। सिंपल टर्म्स में ऐसे समझाएंगे, यानी जो ही हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, हमारा सॉल्यूट पार्टिकल जो है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करता है। अब ये कितना जल्दी, हाउ इजीली इट विल रिप्लेस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, उतना जल्दी सॉल्यूशन बनता है। Is this clear? It is simply a replacement of solvent molecules by solute particles. The ease with which the solute particle replaces or displaces the solvent molecule, उतना जल्दी क्या होगा, solution formation हो जाएगा। देखिए, अब ये कितना जल्दी रिप्लेस करता है, ये 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है। देखिए, तो solution formation जो होती है, solution formation जो होती है, it involves 3 types of interactions. First, or you can say, solution formation takes place in 3 steps. हम ऐसे समझाएंगे कि सॉल्यूशन प्रोसेस जो है 3 स्टेप्स में हो रही है। फर्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप फर्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन बहुत आसान चीज है। Solute solute interaction is interaction between solute particles. Interaction between solute particles. Interaction between solute particles is called solute solute interaction. मैं ऐसे समझाऊंगा, let's exemplify it. हमारे पास सपोज सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है NaCl, जिसको आप रॉक साल्ट कहेंगे, टेबल साल्ट कहेंगे, कॉमन साल्ट कहेंगे, या सोडियम क्लोराइड कहेंगे। देखिए, जब हम सोडियम क्लोराइड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आगे हम सॉलिड्स में पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या चीज है, अमोर्फस सॉलिड्स क्या चीज है। जब हम NaCl की बात करेंगे, NaCl क्रिस्टल में क्या होता है कि इसमें आयन्स होते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इन द सेम वे ऐसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव ऐसा Cl नेगेटिव। क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो आयन्स अरेंज्ड है, प्रॉपर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आयन्स अरेंज होते हैं। हमें इस NaCl को पानी में डिसॉल्व करना, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। प्रायर टू इट्स डिसोल्यूशन हमें इस सॉल्वेंट पार्टिकल्स को डिसोसिएट करना होगा, इनकी इंटरेक्शंस को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। इस सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन है, यहां पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन है। इस इंटरेक्शन को ओवरकम करना होगा इन ऑर्डर टू डिसॉल्व इट, बिकॉज पानी में एज ए NaCl नहीं ऐसी जाएगा, एज ए यूनिट नहीं जाएगा, बल्कि इसको डिसोसिएट करना होगा। सो प्रायर टू इट्स डिसोल्यूशन वी हैव टू डिसोसिएट दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स। इन सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसोसिएट करना होगा। अब देखिए, मैंने कहा कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज इसमें एनर्जी लगती है ब्रेक करने, किसी चीज को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगती है। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या किसी इंटरेक्शन को वीकन करने के लिए, यानी ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। Is this clear? In the same way, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, दैट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मींस फॉर this dissolution to take place, this interaction has to be overcome. So we have to overcome this interaction. इस इंटरेक्शन को क्या करना होगा, इसे ओवरकम करना होगा। ये कैसे ओवरकम होता है आगे समझाएंगे। बेसिकली जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हिट करते हैं। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसमें हिट करते हैं, सॉल्वेंट जो हमारे पास वाटर है ये डाइपोल है, इसमें 2 पोल्स है, देखिए नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। ये डाइपोल क्या हो गया, नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल विल हिट दिस एंड एंड पॉजिटिव एंड ऑफ द डाइपोल विल बी हिटिंग दिस Cl नेगेटिव। तो ग्रेजुअली क्या होता है, ये सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं ये ब्रेक होते हैं,
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, इस Na पॉजिटिव को वाटर का देखिए नेगेटिव एंड सराउंड करता है, और Cl नेगेटिव को देखिए हाइड्रोजन एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल वो इसको सराउंड करता है, और इन दिस वे डिसोल्यूशन विल टेक प्लेस। तो मींस पहला जो है फर्स्ट स्टेप जो है हम ऐसे समझाएंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमें सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो इंटरेक्शन है इस इंटरेक्शन को खत्म करना होगा इन ऑर्डर फॉर द सोल्यूशन प्रोसेस टू टेक प्लेस। तो सोल्यूशन प्रोसेस के लिए प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन दिस सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जो है वी हैव टू ओवरकम इट। तो इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज यहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस मींस हमारे पास क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बिकॉज इस इंटरेक्शन को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो दिस इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। मींस सोल्यूशन को बनाने के लिए सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन है इसको ओवरकम करना होगा। हम कहेंगे लेट डेल्टा H1 बी द एंथैल्पी इन्वॉल्व्ड, बी द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इन सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शन। बहुत आसान है, सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शन। तो हम कहेंगे इस सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शन में जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व है दैट इज डेल्टा H1। ये डेल्टा H1 क्या होगा, ये तो एंडोथर्मिक है, तो ऑब्वियसली डेल्टा H1 जो है ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज हमें क्या करना है, मैंने कहा कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होती है, बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक होती है। इस इंटरेक्शन को ब्रेक करना होगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम कहेंगे लेट डेल्टा H1 बी द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इन दिस सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन। क्लियर? बहुत आसान है, हम इसको 3 स्टेप्स में समझाएंगे, हालांकि समझाने के लिए है, बाकी अदरवाइज ये तीनों के तीनों इंटरेक्शंस इन सिंगल गो होती है। तो सेकंड स्टेप देखिए, स्टेप सेकंड। अब यहां पर और एक पॉइंट में क्लियर करूंगा, अगर सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन ज्यादा है, मींस सल्यूट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा है, तो मींस ज्यादा एनर्जी चाहिए सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए। तो सोल्यूशन बनने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस होगा। इज दिस क्लियर? तो मींस ये फेवरेबल नहीं है। अगर सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तब ये फेवरेबल नहीं है सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज क्या है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। आप सल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट में, आप कहेंगे सोल्यूशन बन गया, नहीं, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। इसको वीकन करने के लिए, इसको वैनिश, इन ऑर्डर टू वैनिश दिस सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए सोल्यूशन प्रोसेस ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। आपने सल्यूट डाल दिया, आप कहेंगे सोल्यूशन बन गया, नहीं। फॉर डिसोल्यूशन टू टेक प्लेस यू हैव टू सप्लाई हीट फ्रॉम द आउटसाइड। तो इसको, इस सोल्यूशन प्रोसेस, इस सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें बाहर से हीट देनी पड़ेगी इस इंटरेक्शन को वीकन करने के लिए। दैट इज व्हाई सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन शुड बी वीक। अगर ये ज्यादा स्ट्रांग है तो सोल्यूशन फॉर्मेशन विल टेक, इट विल नॉट टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली। लेकिन अगर ये सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन वीक है तो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। जो ही आप सल्यूट डालेंगे तो सोल्यूशन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। मींस सेकंड स्टेप देखिए, दैट इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, देखिए सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या चीज है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन intermolecular, that's called intermolecular attraction, or interaction between solvent molecules. Interaction between solvent molecules is called solvent solvent interaction. solvent molecules के बीच में जो attraction होगी उसको कहेंगे solvent solvent attraction या solvent solvent interaction। ऐसे समझाएंगे, वाटर से समझाएंगे। देखिए वाटर, सपोज जब हम वाटर की बात करेंगे, देखिए वाटर क्या चीज है। वाटर जो है मेयरली ये एक डाइपोल है, लाइक दिस। ऑक्सीजन ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। देखिए ऑक्सीजन जो है ये थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इनिशियली जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, म्यूचुअल इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड में। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है, दूसरा ऑक्सीजन देता है, इसको कहते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन। इसके बाद म्यूचुअली शेयर करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमारा ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और उतना ही यहां पर
पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो एक डाइपोल बन गया। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑफ दिस पोल, पॉजिटिव एंड ऑफ द पोल, सो इट्स अ डाइपोल। इन द सेम वे यहां पर भी देखिए पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव एंड है। तो देखिए डाइपोल, वाटर जो है ये मेयरली एक डाइपोल है। तो देखिए ये डाइपोल क्या करता है, ये यहां पर हमारे दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस। अगर हम दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हम ऐसे लेंगे, सपोज लाइक दिस इज द सेकंड वाटर मॉलिक्यूल। और यहां पर भी देखिए डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। अब ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आपस में इंटरेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इज दिस क्लियर? तो मींस यहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है इसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर। हम आगे पढ़ेंगे इंट्रा क्या चीज है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन, म्यूचुअल शेयरिंग या गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, बल्कि सिंपली आप दो डाइपोल एक नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल दैट इंटरेक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर डाइपोल। तो यहां पर जो ये इंट्रैक्शन डेवलप होगी, इस अट्रैक्शन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है इसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर विद इन द सेम मॉलिक्यूल बॉन्ड बनता है दैट्स कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बॉन्डिंग में हम क्लियर समझाएंगे, इसको इन डिटेल पढ़ेंगे वहां पर। तो फिलहाल आप याद रखिए इसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी, मैंने कहा वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में दे इंटरेक्ट विद एन इंटरेक्शन व्हिच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए मैंने स्टार्ट में कहा जब हम सल्यूट किसमें डालेंगे, सॉल्वेंट में, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सल्यूट जो है, सल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करने के बाद उसकी जगह लेता है। अब देखिए अगर सल्यूट पार्टिकल को अकोमोडेट करना होगा तो हमें इस इंटरेक्शन को ब्रेक करना होगा, we have to break this interaction। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट तब पॉसिबल है जब आपस में ये जो इंटरेक्शन है ये क्या हो जाएगा, ये वीकन हो जाएगा या इस इंटरेक्शन को ओवरकम करना होगा। इज दिस क्लियर? जब हम इस इंटरेक्शन को ओवरकम करेंगे तब जाके सल्यूट पार्टिकल अंदर जाएगा। सल्यूट पार्टिकल जो है ये डिस्प्लेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करने के बाद उनकी जगह लेता है। तो इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए, बिकॉज ये बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस भी क्या होगा, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो हम क्या कहेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इंटरेक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस भी क्या होगा, एंडोथर्मिक। जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसे कहेंगे एंडोथर्मिक। जिस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, दैट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन यहां पर ओवरकम करना होगा तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप कहेंगे सर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? नहीं, ये किसी सॉल्वेंट में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किसी सॉल्वेंट में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। तो ओवरऑल हमें इस इंटरेक्शन को क्या करना है, ओवरकम करना होगा। तो मींस सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ओवरकम करना होगा ताकि सॉल्यूट पार्टिकल बिल्कुल इनको रिप्लेस करने के बाद इनकी जगह ले। ठीक, तो हम कहेंगे लेट डेल्टा H1 बी, लेट डेल्टा H2 be the enthalpy change involved in enthalpy change involved in solvent interaction, solvent interaction। बहुत आसान है, यहां पर भी देखिए। तो अब यहां पर देखिए जैसे वहां मैंने कहा अगर सल्यूट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तो ये सोल्यूशन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, मींस बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इनको क्या करने के लिए, इनको डिस्प्लेस करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इट मींस सोल्यूशन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। आपने सल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोल्यूशन बनेगा, लेकिन सोल्यूशन जल्दी नहीं बनता है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बिकॉज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करना होगा, इस इंटरेक्शन को ब्रेक करना होगा। तो इसलिए फेवरेबल कंडीशन तब है सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए जब सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत कम है। अगर सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत वीक है, बहुत कम है, आप जो ही सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, सॉल्यूशन प्रोसेस विल टेक प्लेस। तो फॉर द स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशन प्रोसेस,
solute solute interaction should be weak, solvent solvent interaction should be weak. अगर solvent solvent interaction strong है तब जो है आपका सोल्यूशन प्रोसेस जो होगा ये क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा, एंडोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस होगा। आगे समझाएंगे। तो देखिए सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फेवरेबल कंडीशन जो है सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन शुड बी वीक, सेकंड जो है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन शुड बी वीक। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमने कहा कि लेट डेल्टा एच बी द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आप खुद बताएंगे क्योंकि डेल्टा एच टू जो है सर ये एंडोथर्मिक है, यहां पर एनर्जी चाहिए, तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है because it requires energy. Endothermic process, यहाँ absorption of energy takes place, so that is why ये process भी होगा, ये step second जो है ये भी endothermic process है। clear? And now let's take step third। आप इसका screenshot लेंगे। देखिए step third देखिए, हम कहेंगे कि solution प्रोसेस जो है सोल्यूशन फॉर्मेशन इट टेक्स प्लेस इन स्टेप्स, लेकिन स्टेप फर्स्ट हमने पढ़ा। अब देखिए स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड क्या चीज है। तो स्टेप थर्ड में देखिए क्या है, और एक इंटरेक्शन है स्टेप थर्ड में, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो ये बिल्कुल क्या है, इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। interaction between solute and solvent molecules। solute और solvent molecules के बीच में जो इंटरेक्शन होगी दैट्स कॉल्ड solute solvent इंटरेक्शन। solute और solvent के बीच में इंटरेक्शन, ये फेवरेबल इंटरेक्शन होना चाहिए। आप कहेंगे कैसे? देखिए अगर आप सपोज आपके पास वाटर पोलर है, आप इसमें कोई नॉन पोलर सब्सटेंस डाल रहे हैं, सपोज आप इसमें केरोसिन डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं जो ही आप केरोसिन वाटर में डाल रहे हैं, वाटर इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या करता है, नॉन पोलर सोल्यूट को रिपेल करता है। आप देखिए बिल्कुल, आप देखिए केरोसिन भी आपको दिखता है, बिल्कुल ऊपर केरोसिन लाइटर देन वाटर है, आप देखिए ऊपर आ रहा है और वाटर नीचे आ रहा है, मींस केरोसिन कंप्लीटली डिसॉल्व, ये मिसेबल लिक्विड्स नहीं है, बिकॉज एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो बिल्कुल आपको हेटेरोजेनस सिस्टम दिखता है। अगर हेटेरोजेनस सिस्टम है तब सोल्यूशन नहीं है। मैंने लेक्चर फर्स्ट में कहा कि सोल्यूशन फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट वाइटल कंडीशन है मिक्सचर की, सोल्यूशन की, दैट इज इट शुड बी होमोजेनस। तो ये हेटेरोजेनस सिस्टम है तो सोल्यूशन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। तो दैट इज व्हाई सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है ये फेवरेबल इंटरेक्शन होना चाहिए, मींस सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, तब जाके सोल्यूशन प्रोसेस हो जाएगा, अदरवाइज सोल्यूशन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। तो मींस सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दिस इंटरेक्शन जो है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इट शुड बी ए फेवरेबल इंटरेक्शन, इट शुड बी फेवरेबल इंटरेक्शन। अगर ये इंटरेक्शन फेवर नहीं करती है तब सोल्यूशन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। तो मींस फॉर सोल्यूशन प्रोसेस टू टेक प्लेस योर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन शुड बी फेवरेबल। तो ये देखिए जब कोई चीज किसी को अट्रैक्ट करता है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब एनर्जी बाहर निकलती है एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है। आपने बचपन में क्या किया होगा, हम मैग्नेट्स लाते थे, उन मैग्नेट्स का नॉर्थ पोल या साउथ पोल हम जब क्लोज लाते हैं हम देखते हैं दे विल रिपेल ईच अदर। रिपल्शन लीड्स टू द इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी बढ़ जाती है और सिस्टम की स्टेबिलिटी बिल्कुल कम होती है, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। आप देखिए डिस्टेबलाइज होता है हमारा सिस्टम। लेकिन जो ही आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में मिलाएंगे तो इससे अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है, जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज मिनिमम एनर्जी मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एनर्जी मींस मिनिमम स्टेबिलिटी, इसलिए अट्रैक्शन से एनर्जी बाहर निकलती है। तो अट्रैक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां देखिए जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी निकलेगी, एंथैल्पी चेंज हो जाएगी। हम कहेंगे लेट्स सपोज दैट लेट डेल्टा H3 be the enthalpy change involved in solute solvent इंट्रैक्शन। बहुत आसान है। तो ये डेल्टा H3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नहीं, चूंकि एनर्जी बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक है। हम कहेंगे सो दिस डेल्टा H3 जो है ये नेगेटिव है बिकॉज ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
आप कहेंगे सर अब खुद बताइए, क्या ये इंटरेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए कि वीक होना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंटरेक्शन है, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा है, आप कहेंगे आप क्या इन्फर कर रहे हैं? आप इन्फर ये कर रहे हैं कि सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। जब ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। जब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है तो हमारे सिस्टम में एनर्जी बहुत कम रहती है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है, तो सोल्यूशन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो मीन्स फॉर सोल्यूशन प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन शुड बी स्ट्रांग। तो अगर कोई फेवरेबल इंटरेक्शन है, बहुत ज्यादा है, तो दो तीन इंटरेक्शन हमने पढ़ी, सोल्यूट सोल्यूट कम होना चाहिए, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम होना चाहिए, लेकिन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन शुड बी मोर। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा है, तब सोल्यूशन प्रोसेस इजीली हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली सोल्यूशन प्रोसेस विल टेक प्लेस। इज दिस क्लियर? तो तीन टाइप्स के इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्लियर? अब देखिए, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, एनर्जेटिक्स में आपने पढ़ा है हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेसिस लॉ, हेसिस लॉ, देखिए हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या चीज है। हेसिस लॉ कहता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स, पहले आप इसको लिखेंगे, इसके बाद हम हेसिस लॉ पढ़ेंगे। आप लिखिए इसको, देखिए हेसिस लॉ क्या कहता है, इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो देखिए हेसिस लॉ क्या चीज है। हेसिस लॉ कहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन, total enthalpy change will be the sum of all the enthalpies of all the steps. Suppose हमारे पास तीन स्टेप्स इन्वॉल्व है, हम कहेंगे टोटल एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ जो है, इट विल बी द सम ऑफ थ्री एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H1, डेल्टा H3। हेसिस लॉ कहता है कि एक कितने भी स्टेप्स होंगे, अगर किसी रिएक्शन में मोर देन टू स्टेप्स, थ्री स्टेप्स है, तो टोटल एंथैल्पी चेंज जो होगी दैट विल बी सिंपली द सम ऑफ ऑल द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। लेट इट बी डेल्टा H is delta H1, delta H2, delta H3. Delta H1 corresponds to solute-solute interaction. Delta H2 corresponds to solvent-solvent interaction. Delta H3 corresponds to, that is, solute-solvent interaction. So this delta HS is enthalpy of solution. Total enthalpy change involved in solution formation. Enthalpy of solution. Enthalpy change of solution. Enthalpy of solution. Delta HS. अब देखिए केस फर्स्ट, तो let's so delta HS, sir, that is simply equal to delta H1 delta H2 plus delta H3 according to Hess's law of constant heat summation. Case first, देखिए, अगर if delta H3 is greater than delta H1 plus delta H2, means अगर enthalpy change involved in solute solvent interaction is greater then these two interactions put together, that is delta H1 plus delta H2, means अगर solute और solvent के बीच में interaction बहुत ज्यादा है, किससे ज्यादा है? solute solute और solvent solvent interaction से, तो means favorable factor बहुत ज्यादा है इन दो unfavorable factors से, तो overall देखिए एनर्जी बाहर निकलेगी, बिकॉज इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है, बिकॉज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है, कुछ एनर्जी का पार्ट हमारे सोल्यूट पार्टिकल को डिसोसिएट करता है, उसमें से कुछ पार्ट हमारे सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को क्या करता है? ओवरकम करता है, तो ओवरऑल सोल्यूशन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, मींस सोल्यूशन प्रोसेस विल टेक प्लेस रेडिली, बिकॉज दिस फैक्टर ये क्या करता है, ये ओवरकम करता है इन दोनों फैक्टर्स को। तो मींस सबसे बेहतरीन कंडीशन जो है सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए, that is this delta H3 should be greater than this delta H1 plus delta H2, तो नेट एनर्जी निकलती है, तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस। एक्सोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस।
अगर ये एक्सोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस है तो मींस नेट एनर्जी बाहर निकलती है। ये इंटरेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग था सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, इसमें से इतनी एनर्जी निकलती है, कुछ एनर्जी इसमें से कुछ पार्ट सोल्यूट सोल्यूट को डिस्ट्रैक्ट करता है, कुछ पार्ट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को ओवरकम करता है, तो ओवरऑल हमारा सोल्यूशन प्रोसेस रेडिली हो जाएगा। आपको मींस अगर ये फैक्टर ज्यादा है, आप जो ही सोल्यूट डालेंगे किसी सॉल्वेंट में तो सोल्यूशन बनता है, तो ये एक्सोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस कहलाएगा, बिकॉज नेट इसमें एनर्जी इवॉल्व होगी। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस, इट्स अ फेवरेबल फैक्टर फॉर सोल्यूशन फॉर्मेशन टू टेक प्लेस। तो देखिए केस सेकंड जो है, लेकिन कभी ये भी होता है केस सेकंड में, केस सेकंड सपोज इफ डेल्टा H3 जो है इट इज लेस देन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, मीन्स सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत कम है, then the two interactions put together, that is solute solute and solvent solvent interaction। इस वक्त क्या होगा, आप कहेंगे सर सोल्यूशन प्रोसेस नहीं होगा, नहीं सोल्यूशन प्रोसेस नहीं हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन प्रोसेस नहीं होगा, रादर इट विल बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहां पर देखिए डेल्टा H3 बहुत कम है, आपको पहले सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन को ओवरकम करना है, आपको सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को ओवरकम करना है, तो इसके लिए क्या है, आपको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये स्पॉन्टेनियस फेवरेबल कंडीशन नहीं है सोल्यूशन प्रोसेस के लिए। तो इसमें क्या है कि नेट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, तो यहां पर डेल्टा H नेगेटिव नहीं होगा, तो ये क्या होगा, डेल्टा H पॉजिटिव होगा, तो इसको कहेंगे एंडोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस, एंडोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस, इसको कहेंगे एंडोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस। तो देखिए एंडोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस मींस आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके सोल्यूशन बनेगा। आपने सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूशन नहीं बन रहा है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए सबसे बेहतरीन कंडीशन है सोल्यूशन प्रोसेस के लिए, दैट इज डेल्टा H3, दैट इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन शुड बी ग्रेटर देन दीज टू इंटरेक्शंस पुट टुगेदर। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, जिस वक्त आपका सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत कम है सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तो इस वक्त नेट एनर्जी अब्सॉर्प्शन होती है, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस। तो दूसरा क्या है, एक्सोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस। तो आप ये कहेंगे सर अगर हमें स्पॉन्टेनियसली कोई सोल्यूशन बनाना होगा, उस वक्त देखना होगा अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा है, किससे, सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तो नेट क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस। और अगर ये कम है तब इसको कहेंगे एंडोथर्मिक सोल्यूशन प्रोसेस। हम इसको ऐसे समराइज करेंगे, देखिए प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद हम इसको समराइज करेंगे। देखिए हम इसको समराइज करेंगे, कैसे समराइज करेंगे, देखिए तो आपने अभी तक क्या स्टडी किया, आपने देखा कि वीक सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन फेवर सॉलिबिलिटी, बहुत आसान है, जितना वीक होगा सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन जल्दी सोल्यूशन बनेगा, सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज। इसके बाद देखिए वीक सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फेवर्स सॉलिबिलिटी, ये फैक्टर भी वीक होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत कम है सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज, मींस सॉल्यूशन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस रेडिली। थर्ड फैक्टर देखिए स्ट्रॉन्ग सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फेवर्स सॉलिबिलिटी। तो देखिए तीन फैक्टर आपने अभी तक स्टडी किए, मींस सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन शुड बी वीक, इट विल फेवर सॉलिबिलिटी। अगर सल्यूट सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक है दिस विल आल्सो फेवर सॉलिबिलिटी। लेकिन कौन स्ट्रांग होना चाहिए, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर ये स्ट्रांग है तब ये फेवर करता है सॉलिबिलिटी को, अगर ये वीक है तब ये फेवर नहीं करता है सॉलिबिलिटी को, अगर ये स्ट्रांग है तब ये फेवर नहीं करता है सॉलिबिलिटी को, अगर ये स्ट्रांग है तब ये फेवर नहीं करता है सॉलिबिलिटी को। तो इन नटशेल आपने ये तीन बिल्कुल इंपॉर्टेंट, हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिड्यूस हुए। तो फर्स्ट इज वीक सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन, सेकंड इज वीक सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड थर्ड इज स्ट्रॉन्ग सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। थैंक यू वेरी मच। इन अवर लेक्चर थर्ड ऑफ द सीरीज दैट इज सॉल्यूशंस में जब हम लेक्चर थर्ड पे आएंगे उस वक्त हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।